गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। इसका मतलब क्या था? राष्ट्र की दृश्य कल्पना का मतलब था लोगों को अपने देश को किसी न किसी रूप में दिखाना। हमारे पास अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के दो महत्वपूर्ण साधन होते हैं। एक तो होता है शब्दात्मक, यानी कि शब्दों के जरिए हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, साहित्य लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं या फिर अखबारों में लेख छपवाते हैं, पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है प्रतीकात्मक, कि अपना कोई विचार होता है उसको शब्दों के जरिए कई बार हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं। राष्ट्र की अवधारणा को हम शब्दों के बारे में व्यक्त करके लोगों से नहीं समझवा पाते हैं, तो उसके लिए हम कोई ना कोई प्रतीक चुनते हैं जिसको हम रूपक भी कह सकते हैं। यानी कि अपने उस विचार को कोई ना कोई क्या देते हैं, हम मूर्त रूप देते हैं, कोई मूर्ति का रूप देते हैं, किसी प्रतीक का रूप देते हैं। जैसे कि हम भारतीय झंडे का सम्मान करते हैं, वो भारत का एक नेशनल सिंबल है। जैसे कि राष्ट्र ध्वज हमें कहीं लहराता हुआ दिखाई देता है तो हमारे मन की भावनाएं राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हो जाती है। भारत का राष्ट्रीय गान अगर आपको कहीं पर बजता हुआ सुनाई देता है तो एक अलग ही भावना की अनुभूति होती है। तो दोनों अलग अलग हैं। राष्ट्रगान है वो शब्दात्मक रूप से आपको सुनाई दे रहा है, जबकि झंडा जो है वो प्रतीकात्मक रूप है। तो इसी प्रकार उस टाइम में राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत से उस समय के जो विद्वान हैं उन्होंने राष्ट्र की जो है दृश्य कल्पना की। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो किसी भी शासक का चित्र बनाना या उसकी मूर्ति बनाना और उसके रूप में उसको अभिव्यक्त करना इतना आसान नहीं है एक व्यक्ति को, लेकिन यहाँ हम एक राष्ट्र को एक चेहरा दे रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी के अंदर जो है राष्ट्र का क्या किया गया? मानवीकरण किया गया। राष्ट्र का क्या किया गया? मानवीकरण, कि राष्ट्र को जो है मानव का रूप दिया गया। या हम ये कहें दूसरे शब्दों में कि जो देश है उसको ऐसे चित्रित किया गया जैसे कि वो कोई व्यक्ति हो, या फिर राष्ट्र को किसी नारी के भेष में दिखाया गया। जैसे कि हम भारत को भारत माता के रूप में दर्शाते हैं, देवीयता के रूप में दर्शाया जाता है। तो राष्ट्र को व्यक्ति का जामा जब हम पहनाते हैं या किसी नारी का जामा जब हम पहनाते हैं तो नारी के रूप में उसको हम, और मोस्टली जहां भी आप देखोगे शक्ति का प्रतीक जब भी कहीं दर्शाया गया है, राष्ट्र का प्रतीक जब भी कहीं दर्शाया गया है तो वहां नारी को ही रूपकात्मक माना है, प्रतीकात्मक रूप में जो है बनाया गया है। तो नारी की जो छवि है वो राष्ट्र का क्या बन गई? रूपक बन गई। इसे रूपकवाद भी कहते हैं। तो आपको ज्ञात होगा कि फ्रांसीसी जब क्रांति हुई थी, 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा, यहाँ भी हमने देखा है कि फ्रांसीसी जो कलाकार थे स्वतंत्रता और न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी का जो है रूपक के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो इन आदर्शों के जरिए इन वस्तुओं और प्रतीकों से व्यक्त किया जाता था। आपने देखा होगा स्वतंत्रता का प्रतीक था लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर, टूटी हुई जंजीर। अब ये क्या थी? ये मूर्त रूप थी, यानी कि चित्र के माध्यम से जो है समझाया जा रहा था। इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के रूप में देखा होगा आपने कि एक महिला के आंख के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और वो हाथ में तराजू लिए हुए है। तो इस प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार जो है कलाकारों ने 19वीं सदी के अंदर कहां पर किया था? फ्रांस में। और वहां पर एक महिला के रूप में, ईसाई महिला के रूप में, इन्होंने उस महिला का नाम रखा था मैरियोन। क्या रखा था? मैरियोन। और इसी मैरियोन के जरिए उन्होंने जो है अपने राष्ट्र के विचार जो है रेखांकित किए थे और उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। क्यों? क्योंकि उसने जो है लाल टोपी पहने हुई थी, उसके हाथ में तिरंगा था, उसके हाथ में कलंगी थी। तो मैरियान की जो प्रतिमाएं थी वो पूरे फ्रांस की जो है सड़कों के ऊपर लगाई गई थी, चौक चौराहों के ऊपर लगाई गई थी जनता को एकता के प्रतीक में, ताकि उस महिला की जब भी मूर्ति वो देखें तो राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर जो है भर जाए। उसके बाद में मैरियोन को जो है ये प्रश्न आ जाता है बहुत बार कि मैरियोन की व्याख्या कीजिए। फ्रांस की मैरियोन की व्याख्या करें तो हम वहां लिखेंगे कि डाक टिकटों के ऊपर या फिर सिक्कों के अंदर उसकी छवि को जो है लागू किया गया था। फिर हम जर्मन की बात करें तो जर्मन के अंदर एक महिला जर्मेनिया के बारे में भी आ जाता है। जर्मेनिया के ऊपर नोट लिखे तो जर्मेनिया जो है जर्मन के राष्ट्र का रूपक बनी थी और उसकी जो अभिव्यक्ति होती थी, उसने जो है मुकुट जो पहना था वो बलूत वृक्ष का पहना था। बलूत वृक्ष के पत्तों का क्या पहना था? मुकुट पहना था। और बलूत जो है वो जर्मन के अंदर जो है वीरता का क्या होता है? प्रतीक होता है। तो जर्मेनिया इस प्रकार अस्तित्व में आई थी। आप इस चित्र के अंदर आप देख भी सकते हैं। अभी हम एक नया शब्द पढ़ रहे थे, रूपक।
तो रूपक का मतलब को क्या होता है, जब किसी भी अमूर्त विचार को, जैसे कि हमारे कोई विचार हैं, उनको हम क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये आप देखेंगे महत्व भी यहाँ पर दिया है। टूटी हुई जो बेड़ियां थी उनका प्रतीक क्या था, आजादी मिलना। बाज कापचवच जो है वो जर्मन साम्राज्य का प्रतीक था। बलूत जो है बहादुरी का प्रतीक था। तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक था। तलवार पर लिपटी जैतून की जो डाली थी, जैतून की शांति की चाह थी। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा ये राष्ट्रवादियों का झंडा था 1848 में। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग का जो है क्या कर रही थी, सूत्रपात कर रही थी। तो इस तरीके से जो है राष्ट्रवादी भावनाएं जो है लोगों के अंदर जागृत की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की। किस प्रकार लोगों ने राष्ट्रवाद का चेहरा ओढ़ करके इस देश के अंदर जो है साम्राज्यवादी जो है अपनी इच्छाओं को पूर्ण किया। तो अगर 19वीं शताब्दी की अंतिम चौथाई के अंदर अगर हम देखेंगे, यानी कि लास्ट की 19वीं सदी के अंदर, तो राष्ट्रवाद का आदर्शवादी जो उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव था वो नहीं रहा जो प्रथम सदी में था, जब शुरुआत में था 19वीं सदी में वो नहीं रहा था। क्योंकि इस बीच क्या हुआ था, राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते गए और एक दूसरे से लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। और यूरोपीय जो देश थे उन्होंने क्या किया था, एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर अपने अपने उपनिवेश बसाने शुरू कर दिए। उन लोगों के ऊपर जो अधिकार कर लिया, उनको अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। और इस साम्राज्यवादी सोच के अंदर एक सबसे खतरनाक जो काम हो रहा था वो था बाल्कन क्षेत्र। बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्सन है ये, कई बार आ जाता है। बाल्कन क्षेत्र के बारे में आप क्या समझते हैं, तो हम ये बताएंगे। जो बाल्कन क्षेत्र जो आज का हमारे पास रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, क्रोएशिया, सर्बिया, अल्बेनिया और मोंटेनिग्रो, ये सारे आज के वर्तमान जो देश है ये प्राचीन काल में 19वीं शताब्दी के अंदर क्या कहलाते थे, बाल्कन क्षेत्र कहलाते थे। और इस बाल्कन क्षेत्र के अंदर स्लाव जाति के लोग सबसे ज्यादा रहते थे। कौन सी जाति के लोग रहते थे, स्लाव जाति के। कई बार ये प्रश्न आ भी जाता है, स्लाव के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप बताएंगे कि ओटोमन साम्राज्य के अधीन एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसे बाल्कन साम्राज्य बोला जाता था, बाल्कन क्षेत्र बोला जाता था। वहां रहने वाली जो जनजातियां थी, वहां रहने वाली जो मानव की जाति थी, उनको क्या बोला जाता था, स्लाव कह करके बोला जाता था। और जो बाल्कन जो क्षेत्र है वो किसी टाइम में किसके अधीन होता था, ओटोमन साम्राज्य के। किसके अधीन होता था, ओटोमन साम्राज्य के क्या होता था, ये अधीन होता था। लेकिन ये जो रोमानी राष्ट्रवाद की जो प्रोसेस चली है इनके विचारों के फैलने से और ओटोमन साम्राज्य का जब विघटन हुआ, तो उससे क्या हुआ, स्थिति और ज्यादा विस्फोटक होगी। क्योंकि बाल्कन जो क्षेत्र है वो उसने अपने आप को किससे अलग कर लिया, ओटोमन साम्राज्य से वो स्वतंत्र हो गया। और वो सारे के सारे स्वतंत्र होने वाले क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र का क्या करना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे। अपने अपने दावे वो लोग क्या करना चाहते थे, मजबूत करना चाहते थे। और एक के बाद एक सारे के सारे जो राष्ट्र हैं वो यूरोपीय राष्ट्रीयताओं के चुंगल से निकल करके जो अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे थे और अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार बनाते थे। और उन्होंने इतिहास में भी ये साबित करने की कोशिश की कि वो प्राचीन काल में स्वतंत्र थे और बाद में जो है उन लोगों ने अपनी आजादी खो दी है और वो वापस जो है उस आजादी को यहां पर क्या करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। तो स्लाव जाति के अंदर जो है विभिन्न जो है समूहों के लोग थे। ये जो स्लाव जाति थी इसमें विभिन्न समूहों के लोग थे जिनकी भाषा अलग थी, वेशभूषा अलग थी, रहन सहन अलग था, खान पान अलग था, धर्म इनका अलग था। तो इस कारण क्या हुआ, बाल्कन क्षेत्र के अंदर आपस में उन देशों का टकराव होना शुरू हो गया। और बाल्कन राज्य ये जितने भी थे 15-20, ये एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे और हर टाइम उनका प्रयत्न रहता था कि वो दूसरे राज्य के क्षेत्र को क्या कर ले, हथिया ले। और धीरे धीरे जब हथियाने की ये परिस्थितियां और ज्यादा जो है विकट तब हो गई जब यूरोपीय शक्तियों ने बाल्कन साम्राज्य के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। इस कारण जो है बाल्कन जो है एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर आए और यूरोप के अंदर तनाव का कारण बन गए। क्योंकि बाल्कन की समस्या जैसे जैसे आगे बढ़ी तो प्रतिस्पर्धाएं जो थी यूरोपीय देशों की वो खुलकर यहां सामने आने लगी। और इस कारण क्या हुआ, यहां पर रूस है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रो हंगरी है, इन ताकतों ने बाल्कन राज्यों के ऊपर अपनी पकड़ जो है मजबूत बनाना शुरू कर दी। इस कारण इस राज्य के अंदर बहुत से युद्ध हुए और उन्हीं युद्धों के कारण जो है देश को ही नहीं है, बाल्कन को ही नहीं है, पूरे विश्व को एक बहुत भयंकर युद्ध लड़ना पड़ा जिसका नाम था प्रथम विश्व युद्ध। यह जो प्रथम विश्व युद्ध है ये बाल्कन की ही देन है, प्रथम विश्व युद्ध।
किसकी देन है? बाल्कन साम्राज्य की ही देन है। और इसीलिए यूरोप में बाल्कन साम्राज्य को क्या कहते हैं? बारूद का पीपा। क्या कहते थे? बारूद का पीपा। आज भी ये जो है कहावत है कि यूरोप के अंदर किस क्षेत्र को बारूद का पीपा कहा जाता है, तो बाल्कन क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि यहां पर हमेशा ही तनावपूर्ण माहौल रहा है। और उसी तनावपूर्ण माहौल की वजह से 1871 के बाद यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत की तरफ जब हम अग्रसर होते हैं, चौथाई भाग जो हमारा लास्ट का आता है, वहां पर इस क्षेत्र के अंदर बड़े युद्ध लड़े गए थे। और आखिरकार जो है ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे वो भी वहां पर जो है गए थे। और इस वजह से क्या हुआ था कि 1914 के अंदर जो है युद्ध लड़ा गया था, तो यूरोपीय शक्तियों ने इसका उपनिवेशीकरण भी किया। तो साम्राज्यवादी जो प्रभुत्व का विरोध हुआ और हर तरफ साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र का क्या करना चाहते थे? निर्माण करना चाहते थे। और उसी में आप भारत को भी देख सकते हैं, 1947 के अंदर इन उपनिवेशों से भारत भी क्या हुआ था? आजाद हुआ। तो एक तरीके से पूरे विश्व के अंदर जो है सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना पनपी और साम्राज्यवादी विरोधी प्रक्रिया के रूप में उभर के आई। और राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरीके से राष्ट्रवाद को विकसित किया, मगर ये विचार जो है समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित करने वाला था। और स्वाभाविक और क्या मान लिया गया था? इसको सार्वभौम भी मान लिया गया था। उसके बाद में इसके अभ्यास के प्रश्न आप देखेंगे। मैथ्सनी के बारे में हमने पढ़ा है, अभी बहुत अच्छे से आप इसको करेंगे। काबूर के बारे में पढ़ा हमने, यूनानी स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में पढ़ा, और राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका हमने पढ़ी। इसके बाद जो है फ्रांसीसी लोगों के बीच फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम बढ़ाए थे, ये प्रश्न भी हम इसमें कर चुके हैं। मेरियान और जर्मनिया का भी हमने किया था, जर्मनी का एकीकरण अभी हमने किया था। और अपने क्षेत्र बारे कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने जो कदम उठाए थे वो भी हमने अभी इसके बारे में जाना था। तो अभ्यास के जितने भी प्रश्न हमारे इस पाठ के दौरान हमने डिस्कस किए, उन सभी को आप अपनी जो है कॉपी में लिखेंगे और नोट करेंगे और याद भी करेंगे। और इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। थैंक यू।